नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th के सारणिक चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे सारणिक के उपसारणिक एवं सहखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइनर। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम इसे परिभाषित करते हैं। तो उपसारणिक या फिर माइनर किसी n क्रम के सारणिक हेतु किसी अवयव aij का उपसारणिक aij वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़कर एक कम क्रम मतलब n-1 क्रम वाले सारणिक के तुल्य होगा। सारणिक के तुल्य होता है। अब इसे समझिएगा। ठीक है, मुझे बोला गया है अगर किसी सारणिक का क्रम n है, मतलब n/n क्रम का सारणिक है, तो उसके किसी अवयव aij का उपसारणिक aij वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़कर एक कम क्रम मतलब यदि n क्रम का है तो एक कम करेंगे तो n-1 वाले सारणिक के तुल्य होता है। अब इसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिएगा, मान लीजिए हमें बोला जाता है एक हमारे पास सारणिक है। ठीक है, देखिए ये मैं बोलता हूं a11 a12 a13, या पहले 2/2 का ले लेते ना। चलिए a21 और a22। ठीक है, ये आपके पास 2/2 क्रम का क्या है, सारणिक है। अब इसमें 4 अवयव हैं तो हमारे 4 उपसारणिक निकलेंगे। मतलब सबसे पहले a11 का उपसारणिक, a11 का उपसारणिक, ध्यान दीजिएगा a11 का उपसारणिक है, इसे हम m11 लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम क्या है, माइनर है। माइनर से क्या है, m आया। m11 परिभाषा क्या थी, a11 वाली पंक्ति और a11 वाले स्तंभ को छोड़ करके जो शेष आपके पास अवयव बचेंगे उससे मिलकर के बनने वाला एक कम क्रम का सारणिक। तो 2/2 का है तो एक कम क्रम का मतलब 1/1 का बनेगा, 1/1 का बनेगा। और इसमें केवल अवयव क्या रहेगा, a22। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, और a22 के सारणिक का मान a22 ही होता है। मैंने बताया था 1/1 क्रम का सारणिक। अब हम बात करते हैं यहां से दूसरा a12 वाला। a12 का उपसारणिक, a12 का उपसारणिक ये क्या होगा भाई, m12 होगा। m12 का मतलब है a12 वाली पंक्ति और a12 वाला स्तंभ छिपा लो, है ना। तो अपने पास क्या बचेगा, a21 सारणिक के तौर पर 1/1, तो आंसर कितना आ जाएगा, a21 आएगा। ठीक है जी, फिर a21 का उपसारणिक है ना, ये आएगा अपने पास m21। m21 का मान कितना, a21 वाली पंक्ति और a21 वाला स्तंभ छिपा लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सारणिक में a12 और 1/1, तो ये मान देगा अपने को a12 के बराबर। ठीक है जी, फिर a22 का उपसारणिक
ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, M22 आ जाएगा, ठीक है। M22 क्या, 22 वाली पंक्ति और 22 वाला स्तंभ छिपा लो, ठीक है। तो ये अपने पास कितना मिलेगा, A11 मिलेगा। A11 1/1 का है, ठीक है, ये 1/1 का, तो हमारे पास मिलेगा कितना, A11, ठीक है। तो ये सारे के सारे दिए गए आव्यूह के अवयवों के क्या है, उपसारणिक है। A11 का उपसारणिक A22 है, A12 का A21 है, A21 का A12 है और A22 का A11 है, ठीक है जी। चलिए अब अगर कोई 3/3 का बोला जाता है ना, मान लीजिए हमारे पास डेल है और वो क्या है, 3/3 का एक सारणिक है, 3/3 का ना, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक क्या होगा, M11 होगा। M11 का मान मतलब 1/1 वाली पंक्ति और 1/1 वाले स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा कितना अपने पास, A22, A23, A32 और A33, ठीक है जी। फिर A12 का उपसारणिक ये कितना होगा भाई, M12 का। M12 का मतलब है 1/2 वाली पंक्ति और 1/2 वाला स्तंभ छोड़ दो, ठीक है। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो कितना आएगा, A21, A23, A31 और A33, ठीक है। तो देखिए 3/3 का था तो उपसारणिक एक कम क्रम का मिलेगा, मतलब 2/2 का मिलेगा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं A31 का उपसारणिक निकालना ना, मैं रैंडमली कोई निकाल रहा हूं, तो M31 का मान क्या होगा, 3/1 वाली पंक्ति और 3/1 वाला स्तंभ छोड़ देना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3/1 वाली पंक्ति और 3/1 वाला स्तंभ छोड़ देना है, तो हमें प्राप्त होगा A12, A13, A22 और A23, ठीक है। और इसी तरीके से हम इन 9 के 9 अवयवों के क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं यहां पे किसकी, सहखंड की। क्या बात करता हूं, सहखंड की, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सहखंड की बात करूं, जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या होता है, देखिएगा, वास्तविकता में अगर आपने उपसारणिक समझ लिया तो उपसारणिक और सहखंड में ज्यादा फर्क नहीं होता, एक सिंपल सा संबंध होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सहखंड जो कि कोफैक्टर होता है वो क्या होगा हमारे पास, I + J और ये -1 की पावर और ये आपके पास होगा उपसारणिक, है ना, उपसारणिक। अभी समझाता हूं क्या है ये, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अभी बताता हूं। कोफैक्टर को C से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर Cij का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो -1 की पावर I + J और यह हो जाएगा आपके पास Mij के बराबर। मतलब जो आपका उपसारणिक है वही आपका सहखंड होगा, कब, जब I + J का योग सम होगा। और I + J का योग अगर विषम हो गया तो उस केस में आपके पास Cij का संख्यात्मक मान तो Mij के बराबर आएगा, लेकिन चिन्ह जो आएगा वो जस्ट क्या आएगा, विपरीत आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, देखिएगा, यहां से जो हमने 2/2 का किया था, ध्यान दीजिए। इसमें A11 का उपसारणिक M11 है। यदि मुझे C11 ज्ञात करना होता तो C11 क्या होता, -1 की पावर 1 + 1, ये अपने पास कितना आता, M11, दिखाई दे रहा है। C11 का मान -1 की पावर 1 + 1, तो आप देख सकते हो -1 की पावर 1 + 1 आपको कितना देगी, +1 देगी। मतलब जो C11 का मान है वो M11 के बराबर ही होगा, और M11 का मान किसके बराबर आया है,
M22 के बराबर आया है। क्लियर है? तो कोफैक्टर कुछ नहीं है, बस माइनर अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैसे अगर मैं बात करूं C12 की, मतलब A12 का उपसारणिक M12 है, C12 क्या होगा? A12 का सहखंड होगा। जितने उपसारणिक परिभाषित होते हैं उतने ही सहखंड परिभाषित होते हैं। तो C12 का मान देखिएगा क्या होगा? C12 का मान होगा हमारे पास -1 की पावर 1 + 2 और ये हो जाएगा M12 के बराबर। अब -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या होगा? विषम होगा, तो आपको ये माइनस का चिन्ह देगा M12। माइनस के M12 का मतलब है M12 का आंसर कितना है? A21। तो A21 तो आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा? माइनस साइन के साथ में आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं क्या यहां से C21 का मान, तो C21 जो आएगा वो आपके पास माइनस का M21 आएगा, क्योंकि 2 + 1 अगेन विषम आएगा, तो ये अपने को क्या देगा? माइनस का A12। और C22 का मान ये आएगा M22 के बराबर, क्योंकि 2 + 2 4 सम होता है, और ये किसके बराबर आएगा? A11 के बराबर। तो अगर आपको उपसारणिक समझ में आया तो सहखंड समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब आपको मैं एग्जाम्पल से बता देता हूं, देखिएगा। ठीक है, एक डेल ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास आएगा क्या? 1 4 2 5। ठीक है, ये 2/2 का है। ठीक है, मुझे बोला जाता है डेल के उपसारणिक, डेल के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए, है ना। जब तक किसी एक अवयव का नहीं पूछा जाता हमें सभी का ही ज्ञात करना पड़ेगा। हालांकि काफी बार 1-1 नंबर का सवाल आता है कि केवल एक का ही उपसारणिक या एक का ही सहखंड पूछ लिया जाता है। तो अब देखिएगा यहां से सबसे पहले एक का उपसारणिक, ध्यान दीजिएगा, एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक क्या होगा भाई? एक का उपसारणिक हमारे पास क्या आएगा? एक वाली पंक्ति और एक वाला स्तंभ छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां से, ये हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक, ठीक है, 4 का उपसारणिक, 4 वाली पंक्ति 4 वाला स्तंभ, तो केवल 2 आएगा। 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक, 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो 4 आएगा। फिर 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक, ठीक है, यह कितना आएगा? 5 वाली पंक्ति 5 वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो केवल कितना आएगा? 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं एक का सहखंड, एक का क्या है? सहखंड, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो है वो A11 है ना, ध्यान देना भाई, एक जो है वो क्या है? A11 है, और ये क्या है? A12 है, ये A21 है, और ये क्या है? A22 है। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, एक का सहखंड तो A11, तो आपके पास कितना आएगा? 5 का 5 ही आएगा, है ना। फिर 4 का सहखंड, 4 का सहखंड, तो 4 कौन से स्थान पर है? A12, 1 + 2 विषम होगा तो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? -2। फिर 2 का सहखंड, 2 का सहखंड, 2 का जो उपसारणिक 4 है, 2 कौन से स्थान पर है? 2 1, 2 1 मतलब विषम है, तो आपके पास आएगा -4 आंसर। ठीक है, फिर 5 का सहखंड, 5 का सहखंड, है ना। 5 जो है वो A22 पे है, 2 + 2 कितना? 4 होगा, तो अपने पास कितना आएगा? +1 आएगा। तो किसी भी सारणिक का उपसारणिक एवं सहखंड जो है वो इस विधि द्वारा निकाला जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसका मतलब अगर हम किसी प्रश्न को देखें, ठीक है, मान लीजिए A हमारे पास सारणिक के रूप में दे रखा है,
1 2 7 6 5 4 8 2 1, ठीक है जी। ये हमारे पास 3/3 क्रम का सांडक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किसी का भी पूछा जा सकता है, मुझे पूछा जा सकता है पहली पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। हमें सारे नहीं ज्ञात करने, ठीक है। तो सबसे पहले अवयव 1 का उपसारणिक, अवयव 1 का उपसारणिक, तो 1 वाली पंक्ति और 1 वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो ये आएगा 5 4 2 और 1, ठीक है। फिर अवयव कौन सा, 2 का उपसारणिक, 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ 6 4 8 और 1। फिर अवयव 7 का उपसारणिक, 7 के उपसारणिक में 7 वाली पंक्ति 7 वाला स्तंभ, तो यहां आपको मिलेगा 6 5 8 और 2। अब ज्ञात करने का तरीका क्या, वही विकर्ण अवयव माइनस प्रतिविकर्ण अवयव। 5 माइनस का 4 दूनी 8, ये 5 माइनस का आपको 8 मिलेगा तो ये अपने को देगा माइनस का 3, ठीक है। ये 6 माइनस का 8 चौक 32, है ना। 6 माइनस का आपको 32 से 32 माइनस का है, 6 प्लस का है, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 26 के बराबर, वो भी माइनस का। फिर 6 दूनी 12 और 8 गुणा 5 कितना 40, ठीक है। ये अपने को मिलेगा 40। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 40 माइनस का 10 जो होगा वो 30 मिलेगा, 2 और जाएंगे तो 28, और 28 भी किसका मिलेगा आपको, माइनस का मिलेगा। अब इसी में हमें क्या करना है, सखंड ज्ञात करने ना। क्या ज्ञात करना है, सखंड ज्ञात करना है ना। सखंड ज्ञात करते हैं, देखिएगा। अब सखंड ज्ञात करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे हम सारणिक का प्रसार करते हैं वैसे प्लस माइनस लगाते हैं, तो आप भी यहां पर भी प्लस माइनस लगा करके निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा मान समान आएगा और कौन सा मान माइनस चिन्ह या परिवर्तित होकर आएगा। तो देखिए, 1 का जब आप उपसारणिक निकालते हो तो 1 जो है वो A11 पे है, तो जो आपका उपसारणिक होगा वही आपका क्या होगा, सखंड होगा। तो हम बोल सकते हैं 1 का सखंड, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1 के उपसारणिक के बराबर ही आएगा, मतलब -3 के बराबर, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ। फिर 2 का सखंड, 2 का सखंड, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, मतलब माइनस का 26 है, तो ये कितना आएगा भाई, प्लस का 26। फिर 7 का सखंड, 7 का सखंड, 7 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो जो आपका -28 उपसारणिक आया वही आपका क्या होगा, सखंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने उपसारणिक एवं सखंड को समझा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, 2 सारणिकों की समानता का प्रतिबंध। देखिएगा, 2 सारणिकों की समानता का प्रतिबंध, ध्यान दीजिए। 2 सारणिकों की समानता का प्रतिबंध, ठीक है। अब इसमें एक ही लाइन आपको ध्यान रखनी है, यदि A सारणिक का मान B सारणिक के समान है तो, या फिर हम बोलते हैं इसको सीधा डायरेक्ट ही लिखते हैं, क्या, 2 सारणिक समान होंगे
यदि उनका संख्यात्मक मान समान हो। बात समझ में आ रही? यदि उनका संख्यात्मक मान समान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं, एक हमारे पास सारणिक है, ये ए बी सी और डी दे रखा है, ठीक है। यह बराबर है हमारे पास क्या, एक्स वाई डब्ल्यू और जेड के बराबर। तो आव्यूह में तो हम क्या करते थे, ए का मान x के बराबर, बी का मान y के बराबर, सी का मान w के बराबर, डी का मान z के बराबर। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में तो इसका संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए और इसका संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए, वो आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है AD माइनस के BC का मान बराबर होता है XZ माइनस के WY के बराबर। बात समझ में आ रही? तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि A बराबर X है, नहीं, यह आव्यूह नहीं है, यह क्या है, सारणिक है। तो सारणिक में हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू निकालते हैं, संख्यात्मक मान निकालते हैं। अगर यह संख्यात्मक मान इसके बराबर आ जाता है तभी ये दोनों सारणिक जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है जी। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे बोला जाता है x x 2 और 2, यदि इसका मान 0 के बराबर, देखो सारणिक का मान 0 के बराबर हो सकता है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि सारणिक तो एक संख्या को निरूपित करता है, वह संख्या 0 हो सकती है। तो हमें बोला जाता है x का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि x 2 2 और x है ना, कितने बाय कितने का है, 2 बाय 2 का सारणिक के बराबर किसके, 0 के। विकर्ण अवयव एक्स स्क्वायर माइनस प्रति विकर्ण अवयव 4 बराबर किसके, 0 के। तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 4 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 2 के बराबर। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं सारणिकों की समानता पर आधारित। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, हमें बोला गया x प्लस 2y, x प्लस का 2y माइनस का 4 3x4, इस सारणिक का मान -4 3 6 4 के बराबर, -4 3 6 और 4 के बराबर, ठीक है। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब हमें पता है कि जब सारणिक 2 बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि x प्लस 2y को -4 लिख दो ना। तो थोड़ा ध्यान से, परीक्षा पेपर में आव्यूह और सारणिक सारे क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे, उसमें लिखा हुआ नहीं होगा कि सारणिक का है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये सारणिक इसके बराबर है। तो क्या करेंगे, विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 × 12 माइनस का 12x आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ये आपके पास माइनस का 16 और माइनस का 6 × 18। हल करते हैं, 4x प्लस का 4 दूनी 8y है ना, प्लस का कितना 12x बराबर माइनस का 16 और माइनस का 18 है ना, ठीक है ना। ये आपका कितना y है कि 21 दे रखा है, y है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर माइनस का 16 माइनस का 18, तो योग करते हैं 8 और 6 कितना 14, एक हाथ से लग जाएगी, ये अपने पास माइनस का 34 मिलेगा, ठीक है। 4x प्लस 12x है ना, 12 4 16x और प्लस का कितना हमारे पास 8y मिल रहा है,
ये बराबर किसके, माइनस के 34 के बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कॉमन आ रहा है, 2, 8 कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस का y बराबर 8 कॉमन नहीं आएगा, 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 चौक 16 प्लस का 4 दूनी 8 और 2 ही आएगा ना। 8x प्लस का 4y बराबर माइनस का 17। तो हमारे x और y में निम्न संबंध आए, क्योंकि x और y का मान तो ज्ञात नहीं कर सकते, x एवं y में संबंध ज्ञात कीजिए। y में संबंध, ये x और y में संबंध हमारा आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x और y के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें 2 समीकरणें चाहिए होगी। यहाँ पर 2 समीकरणें हमें नहीं प्राप्त होगी, हमें केवल और केवल क्या प्राप्त होगा, यहाँ से दोनों में संबंध ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एक क्वेश्चन है जिनमें मान ज्ञात करने का बोला गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें सारणिक दे रखा है, उसमें लॉग दे रखा है, ये ए बी दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ पे लॉग बी ए दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है, और इसका जो मान है, इसका जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका मान ज्ञात करना कि कितना मान होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव करते हैं। तो लॉग ए बी की गुणा करेंगे हम लॉग बी ए से, और माइनस का 1 गुणा 1 प्राप्त होगा। लॉग ए बी है ना, और लॉग बी ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग ए बी लिख सकते हैं ना। ठीक है, और माइनस का 1, ये लॉग ए बी से लॉग ए बी कट जाएगा, 1 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली, और वो प्रश्नावली है 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं इसका पहला सवाल। पहले सवाल में आपको बोला गया है k 2 4 माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए k 2 माइनस 4 और 3, इसका मान अगर 0 के बराबर है, k 2 4 और माइनस 3, ये आपके पास माइनस 3 है और ये प्लस का 4 है। ठीक है, हमें क्या करना है, k का मान जो है वो ज्ञात करना। ठीक है, अब वही चीज़ k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, k 2 4 और माइनस 3 है ना, इसमें विकर्ण अवयव मतलब माइनस का 3 k, माइनस का प्रति विकर्ण अवयव है 4 गुणा 2 8 बराबर किसके, 0 के, है ना। अब माइनस के 3 k का मान क्या होगा, प्लस के 8 के बराबर, तो k का मान आ जाएगा माइनस का 8/3। तो ये आपका पहला प्रश्न जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है एक्स वाई 2 4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y, एक्स वाई 2 4 इसका मान 0 है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। अब वही करेंगे, विकर्ण अवयव 4x माइनस प्रति विकर्ण अवयव 2y बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो 4x का मान किसके बराबर आएगा, 2y के बराबर आएगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, x बट्टा y का मान 2/4 के बराबर है ना, और x बट्टा y जो आएगा वो 1/2 के बराबर, मतलब x अनुपात y का मान जो आएगा वो 1 अनुपात किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। ठीक है जी, यही चीज़ अपने को ज्ञात करनी थी। अब इसमें तीसरा प्रश्न, हमें एक सारणिक का मान 4 दे रखा है, दूसरे सारणिक का मान 7 दे रखा है, तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा है ना, एक सारणिक, पहला सारणिक कौन सा है, 2 3 yx, 2 3 yx, इसका मान हमें दे रखा है किसके बराबर, 4 के बराबर,
और दूसरा दे रखा है x y और 4 2, ये दे रखा हमें 7 के बराबर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दो सारणिक अलग अलग है, दो समीकरण बनेगी, तो विकर्ण अवयव 2x माइनस का 3y बराबर किसके 4 के, और यहाँ से क्या मिलेगा 2x माइनस का 4y ये बराबर किसके मिलेगा 7 के। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो 2x माइनस का 3y बराबर 4 और 2x माइनस का 4y बराबर 7, क्या कर देते हैं घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये अपने पास y का मान मिलेगा 4 माइनस का 7 मतलब माइनस का 3, माइनस का 3 किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर किसके 7 के, तो 2x ये 4 3 12 मिल जाएगा बराबर किसके 7 के, तो 2x बराबर 12 उधर जाएगा माइनस का 7 माइनस का 12 तो कितना मिलेगा माइनस का 5, तो x का मान आएगा माइनस के 5/2 के बराबर। ठीक है जी, x और y के मान हमें ज्ञात हो गए। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न क्रमांक चौथा आसान है, चौथा आपको खुद को करना है, विकर्ण अवयव माइनस प्रतिविकर्ण अवयव से हम हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 और 7वां, 5वां मैं बाद में कराऊंगा, कारण क्या है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट मेरे को बताना है। 6 और 7वां ज्ञात पहले हल करते ना। प्रश्न क्रमांक 6, छठे प्रश्न में हमें बोला गया है क्या 3 माइनस 11 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 और 0 है ना। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिएगा हमें सारणिक को उस पंक्ति के सापेक्ष प्रसारित करना होता है जिसमें सर्वाधिक क्या होते हैं 0 होते हैं। अगर सर्वाधिक 0 वाले से आप प्रसारित करोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे, इसमें आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, तो मैं क्या करता हूं R2 के सापेक्ष क्या करने पर प्रसारित करने पर अब फिर से मैं बता देता हूं R2 के सापेक्ष ही प्रसारित क्यों कर रहा हूं, क्योंकि R2 में सबसे ज्यादा क्या दे रखे हैं शून्य दे रखे, जिसमें सबसे ज्यादा शून्य होंगे वही क्या होगा, वहीं से ही हमारा क्या होगा प्रसार आसान हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको प्रसारित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 के आगे चिन्ह किसका है माइनस का है, तो माइनस का मैंने 5 लिखा। 5 वाली पंक्ति और 5 वाले स्तंभ को छिपा देंगे, तो माइनस का 11 1 है ना, 3 और कितना आएगा 5 वाली पंक्ति 5 वाला स्तंभ, तो 3 और 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में आपका 0, ठीक है ये 0 हम ले लेते हैं, फिर 0 वाली पंक्ति और 0 वाला स्तंभ छिपा देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 3 1 माइनस 10 और 0, और लास्ट में माइनस का 0, इस 0 वाली पंक्ति और 0 वाला स्तंभ, तो ये आएगा अपने पास 3 माइनस का 11 माइनस का 10 और 3 है ना। तो आप देख सकते हैं ये 0 लिखे हुए हैं, तो इनको गणना करने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे 0 लिख दीजिए। ये माइनस का 5 है, विकर्ण अवयव माइनस 11 इंटू 0 है ना, और माइनस का 3 गुणा 1, तो अपने पास कितना आएगा ओनली माइनस का 3 और गुणा में कितना माइनस का 5, तो हमारा पास आंसर आ जाएगा प्लस का 15। तो इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिल रहा है, नोट करके, कि सारणिक का प्रसार उसी पंक्ति को R, स्तंभ को C लिख रहा हूं, C से करना चाहिए जिसमें अधिकतम शून्य हो,
इसका मतलब ये नहीं कि बाकी से करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, बाकी से भी आंसर आएगा। आप 3 - 11 और 1 से भी करके देख लो, आंसर आएगा, और सेम टू सेम वही आंसर आएगा और 15 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यह नियम होता है कि किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करो, आपका आंसर जो होता है वो क्या आना चाहिए, हमेशा सेम ही आना चाहिए, और हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, 7वां क्वेश्चन और आपका 5वां क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।